आप सभी स्टूडेंट का सेमेस्टर 8 एडवांस मेजर पेपर 3 पॉलिटिकल साइंस का ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने आपको टोटल 7 सवाल बताए थे। इस वीडियो में जितने बचे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर है 15 मार्क्स 5 मार्क्स 1 मार्क्स का पूछा जाएगा वो सारा बताने वाला है इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक रखिए और दूसरों को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, ठीक है। पहला सवाल है, राजनीतिक सिद्धांत के पतन और उसका जो पुनरुत्थान हुआ इसके बीच में जो संबंध है इसका एक आपको आलोचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत करना है, ठीक है। तो राजनीतिक सिद्धांत के पतन और जो पुनरुत्थान है उसको राजनीतिक विज्ञान के विकास में दो महत्वपूर्ण हम लोग अवस्था में रखा गया है। 20वीं शताब्दी के मध्य में व्यवहारवाद के प्रभाव के कारण क्या होता है, जो हमारी पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत है उसकी भूमिका धीरे धीरे कमजोर हुई। व्यवहारवाद ने राजनीति के अध्ययन में वैज्ञानिक जो पद्धति हो गई, अनुभवजन्य तथ्य हो गए और राजनीतिक व्यवहार को प्राथमिकता दी। इसके परिणामस्वरूप क्या होता है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और आदर्श राज्य जैसे जो हमारे मूल्यात्मक प्रश्न हैं उनको अपेक्षाकृत मतलब कंपैरिजन बेसिस में कम महत्व मिला है। इसका आगे बताया हुआ है कि राजनीतिक सिद्धांत के पतन की जो धारणा है वो मुख्यतः इस विचार पर आधारित है कि राजनीतिक जो अध्ययन है उसको वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ हमें बनाया जाना चाहिए, लेकिन समय के साथ जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है उसकी कुछ सीमाएं हमारे पास यहाँ स्पष्ट हुई है। राजनीतिक जो जीवन है केवल मतदाताओं के व्यवहार, आंकड़े या संस्थागत प्रक्रियाओं तक ही सिर्फ सीमित नहीं होता। राजनीति में यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि सत्ता का उपयोग जो है वो किस उद्देश्य से होना चाहिए और समाज में न्याय तथा समानता ये कैसे स्थापित हो, इस पे भी हमारे को सोचना चाहिए। 1960 के दशक के सामाजिक जो संघर्ष है, नागरिक अधिकार है, आंदोलन है, युद्ध है, गरीबी है और असमानता जैसी समस्याओं ने जो हमारी मूल्यात्मक राजनीतिक चिंतन की जो आवश्यकता है उसको फिर से हमारे सामने रखा है। इसी पृष्ठभूमि में राजनीतिक जो सिद्धांत है उसका पुनरुत्थान हुआ। जॉन रॉल्स जैसे विचारकों ने न्याय, स्वतंत्रता और समानता के प्रश्नों को आधुनिक जो हमारी राजनीतिक सिद्धांत है इसके केंद्र में रखा। उत्तर व्यवहारवाद ने भी बेसिकली क्या किया, जो राजनीतिक अध्ययन है उसको सामाजिक समस्याओं से जोड़ने पर बेसिकली जोर दिया। इस प्रकार राजनीतिक सिद्धांत का जो पुनरुत्थान हो चाहे उसका पतन हो, दोनों की प्रतिक्रिया के रूप में हम लोग देखा जा सकता है। दोनों के बीच में संघर्ष के बजाय एक जो पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट्री संबंध भी दोनों के बीच में स्थापित हुआ, जिससे हमारी जो आधुनिक राजनीति अध्ययन में तथ्य और जो मूल्य सिद्धांत है दोनों को महत्व यहाँ पर दिया गया। निष्कर्ष के बारे में बात करें तो राजनीतिक सिद्धांत का पतन और जो पुनरुत्थान है ये राजनीतिक विकास के विज्ञान के विकास की परस्पर जुड़ी अवस्थाएं जिन्होंने अंततः राजनीतिक अध्ययन को अधिक व्यापक और साथ ही साथ संतुलित बनाने का कार्य किया। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि उदारवादी लोकतंत्र जिसे लिबरल डेमोक्रेसी कहते हैं इसकी प्रमुख विशेषताएं और इसका जो सिद्धांत है इसके बारे में व्याख्या करने बोला गया। तो उदारवादी लोकतंत्र ये हमारी आधुनिक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का एक प्रमुख रूप है। इसमें लोकतंत्र के सिद्धांत को उदारवाद के जो कह सकते हैं जो मूल्य होते हैं उनके साथ जोड़ के रखा जाता है। इसका आधार यह विचार है कि सत्ता का जो अंतिम स्रोत है वो बेसिकली क्या है, जनता है, और लेकिन बहुमत की सत्ता भी व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार है और उनकी जो स्वतंत्रता है उसको कभी भी समाप्त नहीं कर सकती। उदारवादी लोकतंत्र में जनसत्ता और जो प्रतिनिधि शासन है उसको विशेष यहाँ पर महत्व दिया गया है। नागरिक नियमित और जो स्वतंत्र चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। सरकार जो है संविधान और कानून के अनुसार बेसिकली क्या करती है, कार्य करती है। साथ ही साथ सत्ता का जो शांतिपूर्ण हस्तांतरण होता है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है या हिस्सा होता है। इस व्यवस्था का सबसे अगर दूसरा महत्वपूर्ण विशेषता बताया जाए इसमें क्या होता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और हमारे मौलिक अधिकारों की यहाँ सुरक्षा होती है। आपके अभिव्यक्ति का आज़ादी है, विचार है, धर्म है, संगठन है, राजनीतिक भागीदारी जैसी स्वतंत्रताओं को लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार माना जाता है। इसके साथ ही साथ कानून का जो शासन है यानी रूल ऑफ लॉ ये सुनिश्चित करता है कि सरकार और नागरिक ये दोनों के दोनों क्या है, कानून के अधीन रहे, ठीक है। उदारवादी लोकतंत्र में जो बहुदलीय व्यवस्था है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव हो गए, स्वतंत्र मीडिया तथा शक्तियों को विभाजन जैसी संस्थाएं ये सभी महत्वपूर्ण होती है। संविधान सरकार की शक्तियों को सीमित करता है ताकि राज्य जो है वो नागरिकों के अधिकारों का बेसिकली जो मनमाना उल्लंघन ना कर सके, इस बात का ध्यान रखा जाता है। हालांकि उदारवादी जो लोकतंत्र की आलोचना भी यहाँ पर बहुत सारी होती है। आलोचकों के अनुसार केवल राजनीतिक अधिकार पर्याप्त नहीं है, आर्थिक और जो हमारी सामाजिक असमानता है ये अधिक होने पे भी क्या होता है, हमारी जो वास्तविक लोकतांत्रिक जो भागीदारी है वो प्रभावित हो सकती है। इसलिए बोला जाता है कि उदारवादी लोकतंत्र जनता की संप्रभुता को व्यक्तिगत स्वतंत्रता देता है, मौलिक अधिकार, कानून के शासन और संवैधानिक सीमाओं के साथ जरूर जोड़ता है। इसका उद्देश्य लोकतांत्रिक शासन के साथ जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है इसकी भी रक्षा करना इसका काम होता है, ठीक है। तो ये सवाल भी हमारा कंप्लीट होता है। अगला सवाल है बहुलवादी लोकतंत्र, ठीक है।
इसके सिद्धांत की व्याख्या करें और इसके जो प्रमुख जो विशेषताएं इसका आपको वर्णन करने बोला गया है। तो बहुलवादी लोकतंत्र, ठीक है, आधुनिक लोकतांत्रिक सिद्धांत की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसका आधार यह विचार है कि समाज में केवल एक वर्ग या जो समूह है इसकी सत्ता नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो विभिन्न हित समूह होते हैं, राजनीतिक दल है, संगठन है और जो सामाजिक समुदाय, वो अपने अपने हित और विचार के लिए राजनीतिक जो प्रतिक्रिया उसमें भाग लेते हैं। इस प्रकार लोकतंत्र में सत्ता जो है वो विभिन्न समूहों के बीच में क्या होता है, इसका वितरण होता है, हमारे पास ये वितरित होती है। बहुलवादी सिद्धांत के अनुसार समाज जो है वो जो स्वभावतः विविधतापूर्ण है, हमारे पास डाइवर्सिटी, और अलग अलग लोगों के हित भी अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए लोकतंत्र का उद्देश्य सभी नागरिकों को एक समान विचार में बदलना नहीं, बल्कि सबके देखिए जो भिन्न भिन्न सबके हित हैं उनको व्यक्त करने और प्रतिस्पर्धा करने का जो अवसर ये प्रदान करना है। राजनीतिक दल, श्रमिक संगठन, व्यापारिक संगठन, छात्र संगठन, पेशेवर, ये सभी के सभी सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। बहुलवादी लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता हित समूह की जो स्वतंत्रता और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से। इसमें सत्ता किसी एक केंद्र में पूरी तरह केंद्रित नहीं होती, बल्कि विभिन्न समूह सरकार पर दबाव डाल के अपनी जो मांग की नीति है उसको नीति निर्माण में शामिल करने का प्रयास किया जाता है। इससे सत्ता पर नियंत्रण और जो संतुलन बनाए रखने में सहायता मिलती है। इस सिद्धांत में स्वतंत्र अभिव्यक्ति, संगठन की स्वतंत्रता, राजनीतिक भागीदारी और विविधता को महत्वपूर्ण माना जाता है। रॉबर्ट डॉल ने बेसिकली लोकतांत्रिक राजनीति में विभिन्न समूह और संगठनों की प्रतिस्पर्धा को यहाँ विशेष महत्व दिया। हालांकि देखिए इसकी आलोचना भी हुई। आलोचकों के अनुसार सभी समूह समान रूप से शक्तिशाली नहीं होते। आर्थिक रूप से मजबूत समूह जो है वो राजनीतिक निर्णय को क्या करते हैं, अधिक प्रभावित भी कर सकते हैं। निष्कर्ष में कहा जाए तो बहुलवादी लोकतंत्र जो है उसको विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक समूह को प्रतिस्पर्धा, भागीदारी और साथ ही साथ हितों के समायोजन की प्रक्रिया के रूप में समझा जाता है हमारे पास, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, उदारवादी और बहुलवादी जो लोकतंत्र है इनके सिद्धांत का एक आपको तुलनात्मक विवेचन प्रस्तुत करना है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन को बताते हैं आपको। तो उदारवादी लोकतंत्र और बहुलवादी लोकतंत्र ये दोनों के दोनों आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक सिद्धांत का दो प्रमुख अवधारणा एम्सन है हमारे पास। दोनों लोकतंत्र स्वतंत्रता और राजनीतिक भागीदारी को महत्व देते हैं, लेकिन राजनीति को समझने का उनका जो दृष्टिकोण है सबका अलग है। उदारवादी लोकतंत्र का मुख्य केंद्र जो है व्यक्ति है। इसका उद्देश्य व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार है उनके स्वतंत्र रक्षा करना है। इसमें संविधान है, कानून का शासन, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र चुनाव हो गया और जो सीमित सरकार है, ये सभी का महत्व माना जाता है। वहीं पर उदारवादी लोकतंत्र यह निश्चित करता है कि बहुमत की सरकार जो हो वह व्यक्ति के जो मूल अधिकार है उनका उल्लंघन ना करे, इस पर ध्यान दिया जाता है। इसके विपरीत कहा जाए तो बहुलवादी लोकतंत्र का मुख्य केंद्र समाज में जो विभिन्न समूह है और उसके हित से जुड़ा होता है। इसके अनुसार आधुनिक समाज जो है अनेक राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समूह उससे मिलकर बना है। श्रमिक हो गया, ये सब के सब संगठन अपने हितों को क्या करते हैं, सरकार के सामने रखते हैं और नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। इस प्रक्रिया में राजनीतिक जो शक्ति है वो विभिन्न समूह के बीच में क्या होता है, बटी हुई रहती है। दोनों सिद्धांतों ने महत्वपूर्ण समानता यह है कि वे स्वतंत्र राजनीतिक भागीदारी, प्रतिस्पर्धा और लोकतांत्रिक शासन का समर्थन करते हैं। दोनों निरंकुश सत्ता के विरोधी है, लेकिन अंतर यह है कि उदारवादी दृष्टिकोण मुख्यतः क्या है, व्यक्ति के अधिकारों पर जोर देता है, जबकि बहुलवादी दृष्टिकोण जो है समूह की बेसिकली भूमिका और उनके हितों को, प्रतिस्पर्धा को बेसिकली अधिक महत्व दिया जाता है। उदारवादी लोकतंत्र की आलोचना बेसिकली आर्थिक जो असमानता उसके कारण यहाँ आलोचना होता है, जबकि बहुलवादी जो सिद्धांत की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि जो अलग अलग जो समूह सभी के पास देखिए समान संसाधन तो नहीं है और सभी का प्रभाव एक प्रकार से तो नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ निष्कर्ष में बताया हुआ है कि उदारवादी लोकतंत्र जो है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों पर, और बहुलवादी लोकतंत्र विभिन्न समूह की भागीदारी और जो शक्ति वितरण इस पर जोर देता है। दोनों मिलकर आधुनिक लोकतंत्र व्यवस्था को समझने में क्या करते हैं, अपना जो महत्वपूर्ण योगदान देने कार्य करते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, नागरिकता यानी सिटीजनशिप जिसे कहते हैं। इसकी अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसके जो प्रमुख आयाम है इनके बारे में चर्चा करने बोला गया है, ठीक है। तो नागरिकता व्यक्ति और राज्य के बीच में जो स्थापित एक कानूनी, राजनीतिक और जो सामाजिक संबंध होता है वह नागरिकता वैसे नागरिक क्या है, वो व्यक्ति जो किसी भी राज्य की सदस्यता प्राप्त होती है और जिसे राज्य द्वारा निर्धारित अधिकार दिए गए और संरक्षण प्राप्त होता है। इसके साथ नागरिकों पर राज्य के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं और जिम्मेदारियों का पालन करने की अपेक्षा भी की जाती है। इसलिए नागरिकता केवल सिर्फ आपका कानूनी पहचान नहीं है, बल्कि राजनीतिक समुदाय में आपकी सक्रिय जो भागीदारी इसका एक माध्यम भी है। नागरिकता का पहला जो महत्वपूर्ण आयाम है वो है नागरिक अधिकार है, ठीक है। इसमें कानून के समक्ष समानता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सुरक्षा जैसे कई अधिकार आपके शामिल होती हैं। दूसरा आयाम इसका ये भी हमारे पास कि राजनीतिक अधिकार
है जिसमें आपको मतदान करना, चुनाव में भाग लेना, राजनीतिक विचार व्यक्त करना, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सहभागी होना, ये सभी शामिल है। तीसरा आयाम होता है आपके सामाजिक अधिकार, जिसमें शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, सम्मानजनक जीवन जैसी कई सुविधाओं को यहाँ पर महत्व दिया जाता है। आधुनिक जो राजनीतिक सिद्धांत में नागरिकता को केवल अधिकार प्राप्त करने से सीमित नहीं माना जाता, इसमें कर्तव्य और जिम्मेदारी भी महत्वपूर्ण है। कानून का पालन करना, दूसरे के अधिकार का सम्मान करना और लोकतांत्रिक संस्थाओं में जिम्मेदारी से भाग लेना, ये सभी के सभी नागरिकों के प्रमुख दायित्व माने जाते हैं। समकालीन समय में नागरिकता का जो स्वरूप और व्यापक हुआ है, बहुसंस्कृतिवाद, लैंगिक समानता, मानवाधिकार, प्रवासन और वैश्वीकरण ने नागरिकों की जो पारंपरिक अवधारणा है उसको नए प्रश्नों से जोड़ने का कार्य किया। निष्कर्ष में कहा जाए तो नागरिकता जो है व्यक्ति को राज्य का सदस्य बनाने के साथ साथ उसे अधिकार, स्वतंत्रता, राजनीतिक भागीदारी और सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ने कार्य करती है। लोकतंत्र की सफलता सक्रिय और जो जागरूक नागरिकता होती है उस पर कई हद तक यहाँ पर क्या होती है, निर्भर रहती है हमारे पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टी.एच. मार्शल के नागरिकता के सिद्धांत की आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, तो आइए इस सिद्धांत को हम लोग बताते हैं। टी.एच. मार्शल ने बेसिकली नागरिकता की जो आधुनिक हमारे पास अवधारणा है उसको समझने में यहाँ पर महत्वपूर्ण योगदान दिया। अपनी प्रसिद्ध कृति सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास 1950 में उन्होंने नागरिकता को केवल राज्य की सदस्यता मानकर व्यक्ति को जो प्राप्त नागरिक, राजनीतिक और जो सामाजिक अधिकार, इसके विकास से उन्होंने जोड़ा है। मार्शल के अनुसार जो आधुनिक नागरिकता का विकास है वो ऐतिहासिक रूप से एक क्रमिक प्रक्रिया में विचलित हुआ है। मार्शल ने नागरिकता के अधिकार को मुख्य 3 भाग में बांटा है। पहला नागरिक अधिकार, सिविल राइट्स, जिनका विकास लगभग 18वीं शताब्दी में हुआ था। इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संपत्ति रखने का अधिकार और कानून के समक्ष की जो समानता है जैसे अधिकार शामिल होते हैं। इनका जो संबंध है व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानूनी सुरक्षा से जुड़ा होता है। दूसरा है आपके जो राजनीतिक अधिकार है, पॉलिटिकल राइट्स, जिनका जो विस्तार है मुख्यतः वो 19वीं शताब्दी में हुआ था। इसमें मताधिकार का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, राजनीतिक जो संस्थाएं हैं उनमें आपसी बच्चों की भागीदारी, ये सभी शामिल होते हैं। इसके माध्यम से नागरिक शासन और राजनीतिक निर्णय दोनों प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तीसरा है आपके सोशल जो राइट्स होते हैं, सामाजिक अधिकार, जिसका जो विस्तार है 20वीं शताब्दी में। इसमें सामाजिक, शिक्षा, न्यूनतम स्तर के कल्याण और सम्मानजनक जीवन से जो संबंधी अधिकार, ये सभी शामिल होते हैं। मार्शल का मानना ये था कि सामाजिक अधिकारों के बिना राजनीतिक और जो सामाजिक जीवन है बेसिकली, या जो नागरिक अधिकार है, उनका वास्तविक उपयोग जो है ये कठिन हो सकता है हमारे पास। मार्शल का सिद्धांत आपको नागरिकता और जो सामाजिक वर्गों के संबंध को समझाता है। उन्होंने बताया यह कि आर्थिक असमानता है ये नागरिकता की वास्तविकता को प्रभावित कर सकती है। टी.एच. मार्शल ने नागरिकता को नागरिक, राजनीतिक और जो सामाजिक अधिकारों के क्रमिक विकास के रूप में प्रस्तुत किया है और आधुनिक जो लोकतंत्र समाज में समान नागरिकता का जो महत्व है उसको स्पष्ट किया उन्होंने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राजनीतिक सिद्धांत में हाल के जो प्रमुख रुझान है उनको विस्तार से आपको चर्चा करने बोला गया। तो समकालीन राजनीतिक सिद्धांत ने पारंपरिक जो राज्य है, सत्ता है और शासन के प्रश्नों से आगे बढ़कर समाज में जो उत्पन्न होने वाली नई समस्याएं और चुनौतियों को अपने अध्ययन का बेसिकली हिस्सा बनाया। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से राजनीतिक सिद्धांत में बहुत सारे यहाँ नए रुझान और दृष्टिकोण विकसित हुए, जिनका उद्देश्य यही था कि राजनीति को जो बदलती हमारी सामाजिक परिस्थिति है उसके संदर्भ में समझाया जा सके। एक प्रमुख रुझान न्याय और समानता का है। जॉन रॉल्स जैसे विचारकों ने सामाजिक संस्थाओं में न्याय और समान अवसर के प्रश्नों को महत्वपूर्ण बनाया। इसके साथ ही उदारवाद और जो स्वतंत्रवाद है, इसके बीच जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है, साथ ही साथ जो राज्य की भूमिका, दोनों के बीच में बहस जो है वो विकसित हुई है। दूसरा महत्वपूर्ण रुझान था सामुदायिकता, जो कम्युनिज्म होता है हमारे पास। इसके समर्थकों ने तर्क दिया कि व्यक्ति को केवल स्वतंत्र और अलग इकाई के रूप में नहीं समझा जा सकता। उसके विचार और पहचान समाज तथा समुदाय के लिए क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। फिर एक नारीवादी राजनीतिक सिद्धांत ने राजनीति में जो लैंगिक असमानता है, महिलाओं के अधिकार, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में ध्यान जो केंद्रित किया। इसी प्रकार बहुसंस्कृतिवाद ने विभिन्न सांस्कृतिक समुदाय उसकी पहचान की, अधिकार और सम्मान के प्रश्नों को प्रमुखता दी। समकालीन राजनीतिक सिद्धांत में मानव अधिकार, पर्यावरणीय राजनीति, वैश्वीकरण, पहचान की राजनीति और लोकतांत्रिक भागीदारी में महत्वपूर्ण विषय बन गया। अब राजनीतिक सिद्धांत केवल राज्य केंद्रित न रहकर बल्कि वैश्विक संस्था और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का भी अध्ययन करता है। निष्कर्ष कहा जाए तो राजनीतिक सिद्धांत के हाल के रुझानों ने इसे अधिक व्यापक और भी समावेशी बनाया है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में न्याय, समानता, स्वतंत्रता, पहचान, संस्कृति, लैंगिक समानता, मानव अधिकार, पर्यावरण जैसे कई प्रश्नों को यहाँ पर महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। और इस प्रकार आपसी बच्चों का ये टोटल 14 क्वेश्चन था जो आपसी बच्चों के लिए पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको पढ़ के जाना है, जो हमने आपको इस वीडियो में बता दिया।
अब आप सभी बच्चे आराम से पेपर देने जा सकते हैं। एडवांस मेजर पेपर 3 पॉलिटिकल साइंस ये भी कंप्लीट होता है आपका। अब आपका माइनर पेपर क्या है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि आपके माइनर पेपर के हिसाब से आपको जो भी क्वेश्चन पेपर बन पाएगा वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में अपने अपने माइनर पेपर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।